ओके। लैपटॉप बंद हो गया था, पता नहीं क्यों। हम लोग यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में जो है, 1 सेकंड, यस। अभी क्लियर है? आई डोंट नो क्या हो गया, वो लैपटॉप बंद हो गया था। गर्मी बहुत है, हीट कर जाता है। ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे साइकोएनालिटिकल थ्योरी की, और साइकोएनालिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट है। उनको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। वेरियस यहाँ पर थ्योरीज मेंशन की गई। पहला है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। माइंड, मन की संरचना को लेकर के यहाँ पर उन्होंने बताया कि तीन प्रकार की, या तीन प्रकार के माइंड या माइंड की जो होती है कंपोनेंट होते हैं तीन। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस है प्री कॉन्शियस, तीसरा है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है जिसके बारे में आप अवेयर है, आप आपकी चेतना काम कर रही है, आप समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस ये आपके आएंगे कॉन्शियस माइंड के अंदर। जैसे आप जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि अभी आप इस अवस्था के अंदर हैं, चेतक अवस्था। दूसरी है सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। इसका मतलब होता है अर्धचेतक मन, कि कुछ चीजें आपको याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं, या करंट टाइम में अगर थोड़ा फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे तो दोबारा से आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में होता है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन आप बार बार कोशिश करते हैं तो फिर याद आ जाता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि अचेतन मन। इसका मतलब है कि जो भी रिफ्रेश मेमोरी है, डिजायर है, या कोई भी इंस्टिंक्ट है जो कि एक्सेसिबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में, एक्सेसिबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में, जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं मन की है। इसके बाद है नेक्स्ट पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर के तीन कंपोनेंट है। पहला है id है, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। ईद वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। ठीक है, इसका मतलब होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये जो ईद है इसका फोकस होता है किस प्रकार से जो है प्लेजर को प्राप्त किया जाए, या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कैसे प्राप्त किया जाए। दूसरा है ईगो। ईगो एक बोल सकते हैं कि रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, जो कि मीडिएट करता है ईद और सुपर ईगो के बीच में, कि जो भी डिमांड है ईद की और सुपर ईगो की, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे समझना है, और मीडिएट करना है दोनों के बीच में, उसको बोले ईगो। ठीक है, तो जिस भी पर्सन की पर्सनालिटी के अंदर ईगो ज्यादा प्रेवलेंट होता है, वो सही से डिसीजन ले पाता है, रैशनल डिसीजन ले पाता है। सुपर ईगो का मतलब होता है ये जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, कि हर जो कुछ भी काम करना है सब कुछ दैट शुड बी वेरी, मतलब जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, एक्सीलेंस होना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करता है सुपर ईगो। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एकदम सही तरीके से करना है, एथिकली सही होना चाहिए। ठीक है, दैट इज फोकस ऑन द सुपर ईगो। तो हमारा जो फोकस होता है इसमें ईगो पर होता है, कि किस प्रकार से पर्सन की पर्सनालिटी इस स्टेज में आई, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए, इन दोनों को सही से मैनेज कर पाए, सुपर ईगो और ईगो। ठीक है, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये दोनों क्लियर है? माइंड का स्ट्रक्चर, मन की संरचना और व्यक्तिगत संरचना के तीन कंपोनेंट होते हैं दोनों। ये सभी हमारे साइकोएनालिटिकल थ्योरी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर हमको ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, या पर्सनालिटी को किस प्रकार से विकसित होती है, डेवलप होती है, या फिर हमारी मेंटल प्रोसेस को उसको समझना है, तो हमको पहले पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को, माइंड के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है, और डिफेंस मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करती है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये भी हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं साइकोसेक्सुअल, क्योंकि ये सिग्मंड फ्राइड के द्वारा दी गई है, जिसमें 5 स्टेज होती है। उनको हम लोग आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है इसमें ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डिजायर है, कंफ्लिक्ट होती है, जो भी हम सोच रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सपने में आता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, जो कन्फ्लिक्ट है या जो डिजायर है, जो भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है, इंडिविजुअल जो सोचता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी लेटेंट या हिडन मीनिंग होता है, जो सपने में जो भी सिंबल्स दिखते हैं, जो भी चीजें दिखती हैं, जो भी चल रहा होता है, वो सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है जो हमारे दिमाग में रहता है। उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपका ड्रीम एनालिसिस के अंदर आता है। नेक्स्ट इसमें थेरेपेटिक टेक्निक। इसका मतलब होता है कि कौन कौन सी थेरेपी हम यूज करते हैं, साइको जिसको हम बोलते हैं साइकोनाटिकल थेरेपी या साइकोएनालिसिस। इसका उद्देश्य होता है कि अनकॉन्शियस माइंड का जो भी विचार है, थॉट्स हैं, प्रोसेस है, उसको अनकवर करना। ठीक है, अवेयर होना, दैट कम ब्रिंग इनटू द कॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड के अंदर ला पाते हैं, या कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर ला पाते हैं, तो हम उसको समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, जैसे फ्री एसोसिएशन है, ड्रीम एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसफेरेंस है। इन सब के माध्यम से हम ये अनकॉन्शियस माइंड के थॉट्स को या प्रोसेस को या कंफ्लिक्ट को बाहर लाते हैं कॉन्शियस माइंड के अंदर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, या वैसे डायरेक्टली हम उसको समझ सकते हैं। पहला जैसे फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, उसको बिना किसी सेंसरशिप के बाहर निकालना, बिना जजमेंट के। एक जैसे थेरेपिस्ट होता है,
थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जब डिस्कशन होता है, तो फ्री एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर होता है कि किस प्रकार से क्लाइंट अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, पूर्ण रूप से बाहर निकाल पाए उसको थ्रू दी फ्री एसोसिएशन। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, थेरेपिस्ट में से दैट से व्हाट एवर कम्स इन द माइंड एंड आई से, जैसे मान लीजिए क्लाइंट से पूछा गया, ओके टेल मी समथिंग अबाउट फैमिली, तो जो भी फैमिली को लेकर के उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अच्छे हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे एग्रेसिव वाले हो, वो सभी के सभी वो निकालेगा, मतलब बताएगा थेरेपिस्ट को, और उसके माध्यम से वो समझेगा कि किस प्रकार से पर्सन सोच रहा है, कैसे समझ रहा है चीजों को। ठीक है, तो ये आपका फ्री एसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी ड्रीम के अंदर हमारे सपने में जो कुछ आता है, या सिंबल्स आते हैं, या जो भी कंटेंट आता है, जो कुछ भी चल रहा होता है, उसको एक्सप्लोर करना, उसको समझना, उसको अनकवर करना। अनकॉन्शियस माइंड की जो डिजायर है, फील्स है, कन्फ्लिक्ट है, या कुछ भी चल रहा होता है, उसको समझने के लिए हम लोग ड्रीम एनालिसिस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर थेरेपिस्ट जो है, जो भी इंसाइट होते हैं क्लाइंट के थॉट्स के, विचारों की, फीलिंग्स के, बिहेवियर के, उसको एक्सप्लेन करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। और यहाँ इसके इसके माध्यम से क्लाइंट की जो अवेयरनेस है चीजों को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग है अनकॉन्शियस प्रोसेस को लेकर के, थॉट्स को लेकर के, उसको समझता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंस एनालिसिस। देखिए इसका मतलब आपको पता ही होगा कि जहाँ पर क्लाइंट और सोशल वर्कर, जहाँ सोशल वर्कर जो होगा, क्लाइंट होगा, क्लाइंट अपनी बात सोशल वर्कर को बताता है, जो भी क्लाइंट फील कर रहा है, जो उसका एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, जिस प्रकार का रिएक्शन है, वो सभी चीजें ये जो आपका सोशल वर्कर होगा या थेरेपिस्ट होगा, उस पर ट्रांसफर करेगा। सिंपल भाषा में समझने के लिए बोल सकते हैं, द पर्सन कैन ट्रांसफर वॉट एवर द पर्सन इज फीलिंग, और उसके जो भी विचार है वो क्लाइंट सोशल वर्कर पे या थेरेपिस्ट पर वो जो है उसको भेजता है या ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस, आसान भाषा में समझने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका इरोज एंड थैनाटोज। ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर सेकंड यूनिट लिखना था, सब जगह फर्स्ट ही लिख दिया है। ओके। थैनाटोज और इरोज का मतलब क्या होता है, ये दो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कंसेप्ट हैं, सिग्मंड फ्राइड के द्वारा दिए गए इस थ्योरी के अंदर। और ये दोनों के दोनों जो है अपोजिट इंस्टिंक्ट होते हैं। जैसे इरोज जो है वो आपका दिखाता है लाइफ इंस्टिंक्ट को, इसका मतलब है कि लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ प्रिजर्व करने के लिए, और लाइफ को बढ़ाने के लिए, ये सभी आपका इरोज फंक्शन करता है। ये काइंड ऑफ एनर्जी होती है, जो कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है बोल सकते हैं, जो कि लाइफ अफर्मिंग एक्टिविटी के लिए यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल विच इंक्लूड फॉर एग्जांपल लव, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सभी चीजें आपकी इरोज के माध्यम से डेवलप होती हैं, या क्रिएट होती हैं, या प्रिजर्व की जाती है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है आगे बढ़ सके, उसके जो सोशल बिहेवियर है वो जो ड्राइव कर पाए, उसको उसको प्राप्त कर पाए, इसके लिए इरोज होता है। दूसरा होता है थैनाटोज, ये नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, ये डेथ इंस्टिंक्ट को शो करता है। इसका मतलब है कि जैसे दैट ड्राइव टुवर्ड द डिस्ट्रक्शन, या जैसे गुस्सा आना, या नेगेटिव थॉट्स आना, या खुद को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स आना, एग्रेशन, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, ये सभी आपके थैनाटोज के अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डेथ इंस्टिंक्ट या डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। ऐसा बिहेवियर जो कि खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, इस प्रकार का अग्रेसिव बिहेवियर, इसको आता है आपका थैनाटोज की कैटेगरी के अंदर। वायलेंस है, कंफ्लिक्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये सभी के सभी आपके थैनाटोज के अंदर आएंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कोशिश की जाती है किस प्रकार से हम बैलेंस बनाए दोनों अपोजिट इंस्टिंक्ट के अंदर कॉन्स्टेंट रूप से, ताकि जो है इसका जो फोकस होता है कि हम जो लाइफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं उसको कैसे कम कर पाए, और जो कंस्ट्रक्टिव और लाइफ अफर्मिंग एक्टिविटी है उनको कैसे बढ़ा पाए, तो कैसे उनके बीच में बैलेंस बनाना है, उस चीज को समझाने के लिए उन्होंने दो इंस्टिंक्ट का, दो एनर्जी का यहाँ पर यूज किया, इरोज और थैनाटोस। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। देखो एग्जाम में एक बार आया हुआ है इसलिए मैंने ऐड कर दिया, इनकेस अगर क्लियर बहुत। है सर, क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो मैं बात कर रहा था वहाँ पर, ये डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टडी जहां पर कोई पर्सन अगर एंजाइटी या किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट या कोई डिस्ट्रेस फेस कर रहा है, फील कर रहा है, तो उसको कोप अप करने के लिए जो अनकॉन्शियसली जो भी एक्टिविटी करता है, स्ट्रेटजी अपनाता है, उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है उन सभी सिचुएशन से, या किसी प्रकार की एंजाइटी, कंफ्लिक्ट से, या स्ट्रेस से, जो कि उसको फेस करना है, तो उसको बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है। ठीक है, जैसे कि पहला रिप्रेशन है, डिनायल है, प्रोजेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन। प्रोजेक्ट रिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में किसी बच्चे को जो है किसी डॉग ने काट लिया, या कोई भी उसका ऐसा ट्रोमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस वो किया,
तो धीरे धीरे करके वो ऐसी मेमोरी, ऐसी फीलिंग्स जो होती है ना, ऐसे थॉट्स जो होते हैं, धीरे धीरे करके वो आपके रिप्रेस हो जाते हैं। रिप्रेस मतलब दबा देना। ठीक है, अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग और पुशिंग पेनफुल और थ्रेटनिंग थॉट्स, जो भी विचार है नेगेटिव या किसी प्रकार के, किसी चीज को फोबिया होता है, किसी चीज को लेकर, किसी चीज को डर लगता है, किसी चीज को लेकर के, तो वो धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाते हैं, उसको हम पीछे धकेल देते हैं अनकॉन्शियसली। दैट इज रिप्रेशन। दूसरा होता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कि इनकार करना, रिफ्यूज कर देना, एक्सेप्ट ना करना, एक्नोलेज ना करना रियलिटी को या रियल सिचुएशन को या इमोशंस को। दैट इज कॉल्ड डिनाइल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हम जहाँ पर अपने जो अनडिजायरेबल थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, या इम्पल्सिस है या कोई भी है, उसको जो है हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम दूसरे पर जो है उसको एक्यूजिंग समवन एल्स टू बीइंग डिसऑनेस्ट व्हेन इंडिविजुअल देमसेल्फ इज द क्राइम। मतलब कोई पर्सन खुद झूठ बोल रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, दूसरे पर डाल देगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो झूठ बोलता है या वो डिसऑनेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके। पर्सन कैन बी, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो दूसरे पर डाल रहा है कि somebody is dishonest. दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अपने इमोशंस को, मेमोरी को, इम्पल्सिस को जो है डिस्प्लेस कर देते हैं टू द लेस थ्रेटनिंग वन। जैसे कि मान लीजिए बॉस ने किसी पर्सन को जो है ऑफिस के अंदर गुस्सा किया, आप बॉस से तो बोल नहीं सकता, कुछ तो हो सकता है अपने सबॉर्डिनेट को, अपने फ्रेंड्स को, या उसके नीचे जो काम करता है, या अपनी फैमिली में किसी को डांटेगा, गुस्सा करेगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करना। कि जो भी अनएक्सेप्टेबल टारगेट है या जो लेस थ्रेटनिंग है पर्सन या इवन कोई भी चीज, उस पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमारी जो एनर्जी है उसको हम चैनलाइज करते हैं पॉजिटिव वे में। जैसे कि अगर गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आएगा तो आप किसी से झगड़ा करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे, तो इट इज बेटर कि हम उस एनर्जी को यूज करके किसी अच्छी चीज में यूज कर लें। जैसे कोई क्रिएटिव वर्क कर लीजिए, आप कोई स्पोर्ट्स मान लीजिए क्रिकेट खेल लीजिए, या कुछ भी आपको गेम पसंद है वो एक्टिविटी कर लीजिए, ताकि वो जो एनर्जी है वो एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको आप चैनलाइज कर पाए नेगेटिव एनर्जी को। दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक लॉजिकली रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना, जस्टिफाई करना किसी प्रकार का एक्सक्यूज को, अपने विचारों का, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जस्टिफाइंग चीटिंग ऑन द टेस्ट बाई सेइंग दैट एवरीबॉडी इज एज डज। मतलब ये है कि आप चीट भी कर रहे हैं, वो बाद में इस चीज को साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। दैट इज काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन। कि आप कहीं ना कहीं किसी भी रूप में एक लॉजिकल या रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं किसी भी एक्सक्यूज को, या अपने जो भी आपके थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं या बिहेवियर है उसको। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन मीन्स कि अर्ली स्टेज में जाना। इसका मतलब होता है कि कभी कभी होता है कि जैसे कि कोई पोर्शन, किसी का रिजल्ट खराब हो गया, तो समटाइम्स हम लोग रोने लगते हैं या किसी इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि हम पहले वाली जो स्टेज होती है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपोजिट जो है एक्सप्रेशन कर देना है। रिएक्शन फॉर्मेट के क्लियर, रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अपोजिट वंस ट्रू फीलिंग्स और इम्पल्सिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप चार लोगों के सामने या उसके सामने जाते हैं तो बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े अच्छे से, ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज फ्रेंड है आप, जबकि ऐसा है नहीं। आप मे बी पीपल डिसलाइक समबडी, बट जब भी सामने जाते हैं, लोगों के सामने मिलते हैं, तो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, एक्टिंग ओवरली फ्रेंडली टुवर्ड्स समवन दैट इंडिविजुअल्स एक्चुअली डिसलाइक, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये सभी क्लियर है, जितने भी डिफेंस में जो यहाँ पे लिखी है, प्रेजेंट, डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, रिग्रेशन और रेशनलाइजेशन। बोलिए। यस सर क्लियर। ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर बताया है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ था आपको कि हाँ ये है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ये सभी की सभी कंपोनेंट है या बोल सकते हैं कंसेप्ट है हमारे साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर। तो कई बार डाउट रहता है स्टूडेंट को, साइको सेक्सुअल थ्योरी क्या है सर, साइको डायनामिक थ्योरी क्या है, साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है एक बड़ा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बहुत सारे वेरियस बोल सकते हैं कंसेप्ट है, जिसको हम यूज करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि बेहतर तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाए, या पर्सनालिटी को कैसे पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, या कैसे मेंटल प्रोसेस को समझ पाते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट उसके होते हैं, जिसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी है। हो गया। अभी हो नेक्स्ट है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो अभी हमने बात की थी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी इसी का हिस्सा है। जहां पर यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताया गया concept कि किसी भी पर्सन का ह्यूमन डेवलपमेंट जब होता है तो दैट इज अकर इन डिस्टिंक्ट स्टेज, बहुत सारी स्टेज के माध्यम से गुजरता है कोई पर्सन। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडिविजुअल जो है बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेज के अंदर गुजरता है बचपन से, और कुछ स्पेसिफिक
हर स्टेज के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, ठीक है, कुछ वो सीखता है उस स्टेज के अंदर, एक्सपीरियंस गेन करता है, फर्दर आगे बढ़ता है। ओके। कन्फ्लिक्ट का सही तरीके से रिजॉल्व करेगा तो उसकी बहुत ही हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर कन्फ्लिक्ट सही से वो हैंडल नहीं कर पाएगा, टैकल नहीं कर पाएगा, तो काइंड ऑफ फिक्सेशन आता है। ठीक है, ये मैन जो है ये साइकोसेप्टिक थ्योरी है। ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि 5 स्टेज यहाँ पर दी गई है। ओरल स्टेज, साथ साथ इसमें ये भी फर्दर ऑन ऐड किया है कि जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज लिबिडो। लिबिडो बोल सकते हैं या सेक्सुअल अर्ज बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक ही बात है, कहीं कहीं किद लिखा होता है तो वो भी आपका इसी प्रकार से होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। जैसे पहला है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज देखो अभी मैंने बताया हुआ डिटेल में, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए देन आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज ओरल स्टेज है, पहला है एनाल स्टेज, दूसरा तीसरा है पैलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ है जेनाइडल स्टेज। इसमें अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर वी कैन आगे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार डिस्कस किए हैं तो सेम चीज रिपीट करना ठीक नहीं है। ओरल स्टेज का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्लेजर, जो बोल सकते हैं सोर्स ऑफ प्लेजर होता है, दैट इज सेंटर्ड अराउंड द माउथ। ये छोटा बच्चा होता है ना, उसके अगर आप मुंह में उंगली भी डालेंगे तो उसको भी बाइट करता है, काटता है। ठीक है, क्योंकि जो अ, बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ प्लेजर उसको मिल रहा है कहाँ से, माउथ से मिल रहा होता है, उसका फोकस माउथ पर होता है। ठीक इसी प्रकार से अनायल स्टेज के अंदर जो प्लेजर है दैट इज ड्राइव फ्रॉम दी फॉलिन ब्लैडर कंट्रोल, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टॉयलेट ट्रेनिंग। तो इस स्टेज के अंदर जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है कि किस प्रकार से वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है बच्चा। और फिक्सेशन मतलब होता है कि इस स्टेज में फिक्सेशन आता है अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको सिखाया नहीं गया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, तो उसमें फिक्सेशन डेवलप हो जाते हैं। फिक्सेशन मतलब होता है काइंड ऑफ बहुत ज्यादा एक मैसीनेस रहना, किसी किसी बच्चे में जो है बहुत ज्यादा वो गंदे तरीके से रहता है, सही से अपने आप को ठीक नहीं कर पाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फिक्सेशन। इसी प्रकार से पहली स्टेज के अंदर फिक्सेशन आता है कि अगर ओरल फिक्सेशन अराइज होगा तो बहुत ज्यादा खाएगा या स्मोकिंग करेगा या अपने जो नाखून है उनको खाता है, ये सभी चीजें आप फिक्सेशन में आती है। पहले के स्टेज के अंदर जो होता है दैट इज प्लेजर शिफ्ट टू द जेनाइटल्स। इस स्टेज के अंदर जो बच्चा ज्यादा अवेयर होता है डिफरेंट अपोजिट जेंडर के प्रति, या बोल सकते हैं इसके अंदर जो कंफ्लिक्ट राइज हो सकता है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है बताइए। इस स्टेज के अंदर जो है जैसे बॉय जो है वो अपनी मदर के प्रति ज्यादा अफेक्शन शो करेगा, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है जो गर्ल्स होती है वो अपने फादर के प्रति ज्यादा अफेक्शन शो करती है। दैट इज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस स्टेज के अंदर किसी प्रकार से फिक्सेशन का डेवलप होता है तो उसको डिफिकल्ट होता है बच्चे को आगे फ्यूचर में इंटीमेट रिलेशन या रिश्ते बनाने में, फ्रेंडशिप बनाने में, बाकी लोगों से रिश्ते डेवलप करने में काफी डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ नंबर पे है जेनाइटल स्टेज। लेटेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है, छाता क्यों लिए, क्या हो गया। ठीक है, लेटेंसी का मतलब होता है छुप जाना, कि यहाँ पर जो सेक्सुअल अर्ज है ना, इम्पल्सिस वो डोमेंट हो जाती है, मतलब जो एनर्जी यूज होती है यहाँ पर वो बाकी चीजें में होती है। जैसे कि स्टूडेंट जब इस उम्र में बच्चा जो स्कूल जाने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा, बहुत सारी गतिविधि करेगा स्कूल कॉलेज में, स्कूल के अंदर। तो जो एनर्जी होती है वो छुप जाती है या यूज हो जाती है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का एक बॉडी पार्ट्स पर फोकस नहीं होता है एनर्जी का। नेक्स्ट है जेनाइटल। इस स्टेज के अंदर दोबारा से जो है सेक्सुअल डिजायर इमर्ज होती है और इंडिविजुअल सीक्स मेच्योर रोमांटिक रिलेशनशिप। और इस स्टेज के अंदर जो की फीचर है दैट इज सेक्सुअल एनर्जी डायरेक्टेड टुवार्ड्स पीयर रिलेशनशिप, अडल्ट सेक्सुअल इंटीमेसी। और फिक्सेशन का मतलब होता है कि अगर सही से लोग रिश्ते नहीं बना पाते हैं, काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट होती है, तो फ्यूचर में जो हेल्दी एक अडल्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करने में डिफिकल्टी होती है लोगों को। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फिक्सेशन इन दी जेनाइटल स्टेज। क्लियर है। बोलिए। चलिए नेक्स्ट है पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो पता रहना चाहिए आपको। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ से समझाइए। लेकिन पहले के स्टेज का मतलब होता है, समझ लीजिए, देखो जैसे मैंने बताया ना कि जो
इरोजेनस एनर्जी है, जो id है या लिबिडो जिसको हम बोल रहे हैं, सेक्सुअल अर्ज बोल रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बोल रहे हैं हर एक स्टेज के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा ओरल स्टेज का मतलब माउथ में होती है एनर्जी, तो जो उसको जो है प्लेजर मिलता है माउथ के माध्यम से। एनाल स्टेज के अंदर टॉयलेट रनिंग वगैरह, पॉलन ब्लडर कंट्रोल में। तीसरा होता है पैलिक स्टेज। पैलिक स्टेज का मतलब होता है जो प्लेजर होता है वो जेनेटल पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब इस स्टेज के अंदर बच्चे जो है अवेयर हो जाते हैं बॉडी बॉडी पार्ट्स को लेकर के, या इस स्टेज के अंदर धीरे धीरे करके जो जेंडर आइडेंटिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। पुरुष कौन है, महिला कौन है, लड़का लड़की कौन है, वो धीरे धीरे बच्चे समझने लगते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इरेक्टर कॉम्प्लेक्स, ये दो कंसेप्ट है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब बच्चा जो है, जो बॉय है, लड़का है, वो अपनी मदर के प्रति ज्यादा अफेक्शन शो करता है। ठीक है, और काइंड ऑफ एक राइवलरी शो करता है सेम जेंडर के प्रति, जैसे कि फादर है। इसी प्रकार से जो गर्ल होगी वो ज्यादा अफेक्शन शो करेगी फादर के प्रति, और मदर के प्रति एक काइंड ऑफ राइवलरी शो करेगी, बिकॉज दे आर इन द सेम सेक्स। समझ में आ रहा है? आगे वाला तो लेटेंसी स्टेज है, फिक्शन जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट मैंने बात किया पियाजे। जीन पियाजे जो है, इनके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई। ठीक है, इसको पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। इन्होंने बेसिकली ये जो है बताया किस प्रकार से बच्चों के अंदर, बच्चों का मानसिक विकास होता है, या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा होता है। ठीक है, इन्होंने आगे उसमें ऐड करके लिखा है कि चूंकि इससे पहले तक माना जाता था कि जो है बच्चों का जो है दिमाग होता है वो कम होता है, या बोल सकते हैं छोटा रूप होता है अडल्ट माइंड की। बट इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। माइंड जो है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी वो बराबर होती है, लेकिन बच्चों का सोचने का तरीका अलग है। अगर हमको समझना है तो हमको बच्चों की तरह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो कैसी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम समझ पाएंगे। इनका ये जो है थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पियाजे की थ्योरी में हम यूज करते हैं या समझ सकते हैं उसके माध्यम से उनकी थ्योरी को। पहला है स्केमा, दूसरा है एसिमुलेशन, तीसरा होता है एकोमोडेशन, फोर्थ नंबर पे होता है इक्विलिब्रियम। स्केमा का मतलब होता है कि जैसे माइंड है ना, माइंड के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। ये आपका माइंड हो गया, एक पर्सन हो गया, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस होंगे मेमोरी के। ठीक है, एक मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है। तो इसके अंदर जो है जो कुछ बच्चा अनुभव करता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, या एसोसिएट करता है लोगों से बातचीत करके, जैसे फैमिली के अंदर है, मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, बाकी लोग हैं, तो उनसे जो कुछ भी देख रहा है आसपास सराउंडिंग में, जो भी इंटरेक्ट कर रहा है, जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वो सब कुछ इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, इसका इसका मतलब एसिमुलेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट करता है नई चीजों को, नई इन्फॉर्मेशन को, नए एक्सपीरियंस को इन दी एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो बने हुए इसके अंदर कुछ नया इन्फॉर्मेशन वो देखेगा। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे करके वो पहले तो घर में रहता है, घर के बाहर निकलता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो बाहर की दुनिया अलग होती है, वो वहाँ पर भी कुछ सीख रहा होता है, दोस्तों से मिलता है, दोस्त बनाता है, स्कूल जाता है। तो सब कुछ जो कुछ नया अनुभव एक्सपीरियंस कर रहा होता है, या कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन होती है, वो धीरे धीरे करके एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब भी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, तब उस आगे जाके उसको लगता है कि कुछ नया वो सीख रहा है या कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, उनको सिखा दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए घर के अंदर एक डॉग है, तो उसके चार पैर। अब बच्चे को नहीं पता है ना, उसको लगता है कि चार पैर जिसके हैं वो डॉग ही होता है, डॉग ही है। घर के बाहर जाकर, बाहर तो बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके भी चार पैर होते हैं, तो चूंकि उसके स्कीमा के अंदर पहले से सेट है कि जिसके चार पैर हैं वो डॉग होगा, छोटा बच्चा वो इसको ऐसे याद होगा। अब आगे जाके वो देखेगा कि और भी जानवर हैं, तो उसको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो अकोमोडेट करेगा, नई चीजों को ऐड करेगा, मॉडिफाई करेगा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को। ठीक है, जैसे आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तो अगर उसको बोल दिया कि ये जो है एयरप्लेन है, तो उसने याद कर लिया कि एयरप्लेन है। हो सकता है कि चिड़िया हो सकती है, या कोई और कोई पक्षी हो सकता है। तो जब वो नई चीजें देखता है तो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करता है, फिर इनकॉर्पोरेट करता है नए एक्सपीरियंस को, नए अनुभव को। ठीक है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है कि जो भी एसिमुलेशन हमारे उस बच्चे के दिमाग के अंदर है ऑलरेडी, और रिकमेंडेशन के माध्यम से जो कुछ मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, नई नई चीजें ऐड करता है, उसमें कैसे बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर रुक जाएगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस से चलता रहता है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हम सीख रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं अपने स्कीमा के अंदर। तो ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंसेप्ट होते हैं इस थ्योरी के अंदर, जीन पियाजे की थ्योरी में। फर्दर यहाँ पर चार स्टेज इनकी दी गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेंसोरोमोटर, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
फोर्थ नंबर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसोरीमीटर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो छोटा बच्चा होगा वो दुनिया को देखता है अपने सेंसेस के हिसाब से, सेंसेस से मोटर एक्शंस। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर उसको भूख लगेगा ना, तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, या तो चिल्लाएगा या फिर इधर उधर करेगा, अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ एक्शन करेगा जिसके वो दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि उसको भूख लग रहा है। ठीक है। तो वो ऐसे ही दुनिया को एक्सप्लोर करता है अपने सेंसेस के माध्यम से, अपनी मोटर एक्शंस के माध्यम से, हाथ पर चला करके। ठीक है। इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है धीरे धीरे। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। कि कोई चीज, अगर छोटा बच्चा होगा ना, उसके सामने एक छोटी सी चीज लेके जाओ कुछ भी, और उसको हटाओ तो फिर वो रोने लगता है, उसको लगता है कि जो है कोई वस्तु गायब हो गई, अब दोबारा आएगी नहीं। इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हुआ नहीं है अभी तक। इसी वजह से बच्चा रोता है, उसके सामने आप कोई भी टॉय खिलौना लेके जाएंगे, उसको छुपा लेंगे तो फिर वो रोने लगता है। अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, इसका मतलब है कि आप उसके सामने कोई भी चीज सामने लाइए, उसको हटा दीजिए, तो फिर वो रोएगा नहीं, हो सकता है हंसने लगे, उसको पता है कहीं ना कहीं आपने छुपा दिया है, दोबारा आ सकता है बाहर। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। समझ में आ रहा है? जो चीज नहीं दिखाई दे रही फिर भी उसको पता है कि अस्तित्व में है, अभी एग्जिस्ट करती है, बाद में मिल जाएगी, इसलिए वो खोजना शुरू कर देता है। ये एग्जाम में आया हुआ था एक बार, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल। इसका मतलब है यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है भाषा सीखना या बाकी की जो सिंबॉलिक जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो डेवलप करने लगता है। यहाँ पर लिखा है एक चीज, डेमोन्स्ट्रेट द एनिमिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पूरा एक काइंड ऑफ एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट के माध्यम से खेलते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। वो जो टॉय होते हैं उनको उनको जो है अपना एक घर के जैसे मेंबर होते हैं ना, उनकी तरह उनको मानते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो सभी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनको वो इस प्रकार से देखता है कि शायद उनके घर घर की फैमिली मेंबर है। दैट इज कॉल्ड एज एनिमिस्टिक थिंकिंग, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटी टू द इनह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। जैसे टॉय है, खिलौना है, इन सभी को वो ह्यूमन लाइक काइंड ऑफ एंटिटी के रूप में उनको देखता है, समझता है। और दिस स्टेज इंगेज इन द ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग मतलब क्या होता है? कि हम अपने नजरिए से सब कुछ देख रहे होते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसको लगता है कि कुछ गलत कर देगा तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, चेंज हो सकता है कुछ। वो उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है। जब धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना, या कोई भी जो मान लीजिए 15 साल का है, 20 साल का है, तो डिफरेंट टाइप की वो जो है अपने रोल प्ले करता है। एक भाई का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है। अ, या बोल सकते हैं कि अगर बच्चा है तो वो एक सन का रोल प्ले करेगा। तो कई प्रकार के रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग डेवलप है वो खत्म हो चुकी है। अब मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका मतलब है कि जहाँ पर धीरे धीरे करके बच्चे लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने लगते हैं, एबिलिटी को, और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जो है इवेंट्स को समझने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जेशन कंजर्वेशन। कि जैसे मान लीजिए एक गिलास के अंदर पानी लिया, अब पानी को उसने किसी बाउल में डाल दिया, तो उसको पता है बच्चे पानी उतना ही है, बस खाली इसका आकार चेंज हुआ है। ठीक है। इस स्टेज के अंदर जब 7 साल से 11 साल का होता है तब वो इसी चीजें समझने लगता है, कंजर्वेशन कंसेप्ट को समझने लगता है। जैसे मान लीजिए उसको बताना नहीं पड़ेगा, एक जैसे सेब है, तो उसको नहीं बताना पड़ेगा कि आपको 1/2 करोगे, आधा करोगे तो 1/2 होता है। वो समझ जाएगा कि इसके 4 टुकड़े हैं तो ये 1/4 है, ये 1/2 है। धीरे धीरे करके अंदर उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। पियाजे की थ्योरी के अंदर, ये पियाजे की ही थ्योरी है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस है, कि किस प्रकार से एक बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास कैसे होता है, डिफरेंट स्टेज के अंदर होता है ना। जो पहले मैंने बताया ये सभी चीजें इसके कंसेप्ट है। कि जैसे एक बच्चा है ना, उसके अंदर जो माइंड है, उसका जो स्केमा होता है कैसे डेवलप होता है, असिमिलेशन के माध्यम से, अकोमोडेशन के माध्यम से, यूजन के माध्यम से बैलेंस करना चाहता है। तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, और ये आपके स्टेजेस हैं। जैसे मैंने बाकी थ्योरी में बताया कि मल्टीपल स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, इसी प्रकार से इनका जो थ्योरी है वो फोकस किया गया है बच्चों के ऊपर, कि उनका मानसिक विकास कैसे होता है। तो मानसिक विकास की डिफरेंट स्टेज होगी। अब जन्म से लेकर 2 साल तक सेंसोरी मोटर के माध्यम से उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, तीसरी स्टेज होती है कंप्लीट स्टेज, और चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जैसे इसके अंदर अब जो है बच्चा जब 11 साल से बड़ा हो जाता है, तो फिर वो एक अडल्ट की तरह बिहेव करेगा। उसका जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो काफी डिफरेंट होगा, रीजनिंग डेवलप हो जाएगी उसके अंदर, रीजनिंग एबिलिटी। ये आप वो एक हाइपोथेटिकली चीजों को सोचेगा, फिर उस पर विचार करेगा, उसको प्रूव करेगा। ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को समझेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको समझेगा, डिटेक्टिव रीजनिंग।
तरीके से। तो ये सभी चीजें एक अडल्ट में डेवलप होती हैं, जो 11 साल से बड़ा होता है उसके अंदर उसका माइंड जो है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो इस प्रकार से डेवलप होने लगती है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर जीन पियाजे ने बताया कि किस प्रकार से बच्चे का दिमाग काम करता है, फंक्शन करता है, कैसे डेवलप होता है। तो बच्चों का जो दिमाग है वो कम नहीं है, बस उनका रूप या उसका जो माइंड का जो सोचने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है अडल्ट की कंपेरिजन। जबकि इससे पहले की जो थ्योरी है वो बताती है कि जो अडल्ट का माइंड होता है और जो बच्चों का माइंड होता है, बच्चों का माइंड जो है थोड़ा छोटा होता है, या सोचने की क्षमता उनकी कम होती है। जीन पियाजे बताते हैं कि सोचने की क्षमता बराबर है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। क्लियर है? बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट सोशलाइजेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ऑल्दो इजी टॉपिक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है? समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब क्या है? ये कि प्रोसेस है। वैसे भी अब आप देखेंगे जहाँ पर TI-1 लगा होता है लास्ट में, वो एक प्रोसेस को दर्शाता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पहले कभी। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल एक सोसाइटी का हिस्सा होता है, एक फैमिली का हिस्सा होता है, तो उस फैमिली की वैल्यू, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसका जो बिहेवियर है, नॉर्म्स है, तो उस सोसाइटी की, उस फैमिली की, उसको लर्न करना शुरू करता है। एक छोटा बच्चा होगा, उसका जन्म होगा, तो सबसे पहले जो प्राइमरी केयर गिवर होता है, मदर है, फादर है, उसकी फैमिली के मेंबर है, उनसे वो उठना बैठना सीखना, बोलना खाना पीना सीखता है। वो भी एक सोशलाइजेशन का हिस्सा होता है। ठीक है, वो उसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। जो पेरेंट्स से, सिबलिंग से, केयर गिवर से, या क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उसके माध्यम से सीख रहा होता है। लैंग्वेज सीखना, बेसिक मैनरिज्म सीखना, फैमिली के ट्रेडिशंस क्या है, वो सभी चीज को, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, वो सबको समझना, वो आपका आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा जो है स्कूल जाएगा, वहां पर मिलेगा फ्रेंड से, टीचर से, कलीग से, तो उनसे जो सीख रहा होता है वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। द स्टार्ट इन द चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, इन्वॉल्विंग स्पेशली जैसे स्कूल से, पीयर ग्रुप्स है, वर्क स्पेस है, मीडिया है, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होती है, या मंदिर है, जहाँ पर भी जिस दिन में होगा। ठीक है, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है, जहाँ पर हम स्किल्स लर्न करते हैं, एकेडमिक स्कूल जाकर के, कॉलेज जाकर के, या कोई एक स्पोर्ट एक्टिविटी सीख रहे होते हैं, या कोई प्रोफेशनल नॉर्म्स को डेवलप कर रहे होते हैं, कल्चर की वैल्यू सीख रहे होते हैं, जो कि घर के बाहर की होती है, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। तीसरा है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है, बताइए। यहाँ पर एंटीसिपेशन का मतलब है कि जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल फ्यूचर रोल को निभाने के लिए जो है इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस के अंदर, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जैसे मान लीजिए गांव में जो है फार्मर है, तो अगर उसका जो बच्चा है अगर फार्मर ही बनना चाहेगा, तो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, फादर के साथ जाएगा, खेत में काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में रोल है फादर का, हमको ही निभाना है, तो हम पहले से सीखेंगे। एंटिसिपेट करेगा, उसमें वर्क में भूमिका निभाएगा, क्योंकि उस स्थिति को समझेगा किस प्रकार से फंक्शन होता है। या कोई बिजनेसमैन है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी साथ में जुड़ जाते हैं, या आपको पता है फ्यूचर रोल को निभाना है, तो वी हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स। उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन करना, लर्न करना। या किसी भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मेंटोर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, उनको देख करके हम सीख रहे होते हैं। संस्कृताइजेशन भी एंटिसिपेटरी होता है। ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? देखो, एंटिसिपेटरी का मतलब अलग है, वो संस्कृताइजेशन अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आगे देखेंगे। एंटिसिपेशन देखो, वहां पर क्या होता है कि जैसे कि जो बोल सकते हैं ट्राइबल है, या कोई भी ग्रुप है, वो अपर कास्ट की जो उनका जो ट्रेडिशन होता है, उनकी जो वे ऑफ लाइफ होती है, उनके उन सबको अडॉप्ट करता है, सीखता है। ठीक है, तो अपने को भूल सकता है, तो फिर वो रिसोशलाइज में आ सकता है ना। एंटिसिपेशन तो अलग चीज है। एंटिसिपेशन मतलब होता है कि हम फ्यूचर रोल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर फ्यूचर रोल के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं, वहां पर हम चीजों को बदल रहे होते हैं ताकि हम उस ऊपर वाले स्टेज में पहुंच पाए। ठीक है, वो संस्कृतिज़म कहलाता है। तो वहां पर हमारा रिसोल्यूशन आ सकता है कि हम जो एग्जिस्टिंग हमारा बिहेवियर है, हमारे चीजें जो है ट्रेडिशन नॉर्म्स से, उनको हम डिस्कार्ड करते हैं और नई चीजों को सीख रहे होते हैं। उसमें यही तो होता है ना, संस्कृतिज़म के अंदर क्या होता है कि जैसे कि कोई ट्राइबल ग्रुप है या कोई लोअर कास्ट, वो लोग कोशिश करते हैं ऊपर के स्टार्टा में जाने के लिए, हायरार्की में जाने के लिए। तो क्या करते हैं कि ऊपर वाले जिस प्रकार की उनकी वे ऑफ लाइफ होती है, उनके जो तरीका होता है, तौर तरीके होते हैं, लाइफ स्टाइल होती है, उसको अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब अपने जो है वो उनको डिस्कार्ड कर रहे होते हैं धीरे धीरे। वो संस्कृतिज़म होता है। तो वो आपका रिसोशलाइजेशन आएगा, ना कि एंटिसिपेटरी आएगा। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है कि हम फ्यूचर रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
तो डिसोशलाइजिंग मतलब होता है कि जहाँ पर हम ओल्डर बिहेवियर को, ओल्डर चीज़ों को छोड़ते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का जो है तैयारी की, उसने उसका आर्मी में हो गया, तो अभी तक वो घर के अंदर रहता था, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग थी, उसके तौर तरीके अलग थे। अभी वो जब वो वहाँ जाएगा ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर उसको बहुत अलग तरीके से रहना पड़ेगा, उसकी जो लाइफस्टाइल अलग होगी, उसका मैनरिज्म अलग होगा, बात करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, वो कहलाता है रीसोशलाइजिंग। मतलब एग्जिस्टिंग हमारा ओल्डिंग जो ओल्ड बिहेवियर है उसको हम डिस्कार्ड करते जाते हैं धीरे धीरे, और नई चीजों को अडॉप्ट करते जाते हैं। जैसे किसी पर्सन के द्वारा कोई क्राइम कर दिया गया, अब वो जेल में रहेगा। अब जेल में रहने का तौर तरीके अलग होते हैं, और बाकी जो सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ का अलग तौर तरीका होता है, तो वो सीखेगा वहाँ, उसको अडॉप्ट करेगा, पुराने वाले को छोड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रहना पड़ेगा जेल के अंदर। तो उसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। क्लियर? बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सोशल डार्विनिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन। व्हाट इज सोशल डार्विनिज्म, बताइए। देखिए यहाँ पर कुछ ना इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट है या कंपोनेंट है जिनके माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सोशल डार्विनिज्म है क्या। पहले तो ये जो थ्योरी है, ये कहाँ से ली गई है, कैसे डेवलप हुई? ड्राइव फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ, बताइए एनीबडी, डार्विन की जो थ्योरी है ना, चार्ल्स डार्विन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है, वहां से इन्होंने इस थ्योरी को अडॉप्ट किया, और इन्होंने सोसाइटी के अंदर इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, वो इवॉल्व करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, या जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनकी जनरेशन बढ़ती जाती है, वही आगे फ्यूचर में बढ़ पाते हैं। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने के लिए जो भी इंडिविजुअल्स जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सस्टेन करा पाते हैं, रुक रह पाते हैं, या अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल पाते हैं, तो नेचर उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है, और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। एक मैंने एग्जांपल दिया था ग्रीन बीटल का और रेड बीटल का, कि ग्रीन बीटल का जो है कलर रेड ग्रीन होता है, तो वो अपने आप को छुपा सकते हैं पेड़ की जो घास में, या फिर बोल सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं जमीन पर डली होती है, तो वो अपने आप को छुपा पाते हैं। और जो रेड रेड बीटल होते हैं उनका कलर रेड होता है, तो पक्षी वगैरह खा लेते हैं, कलर दिख जाता है, तो ये अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। जो ग्रीन बीटल है वो अपने आप को बचा पाते हैं, ठीक है, पेड़ की पत्तियों में या घास में, क्योंकि ग्रीन होता है, कॉमन है, तो नहीं पता चलता, छुप जाते हैं। तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जो रेड बीटल है उनकी संख्या कम होती जाएगी। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके जो रेड बीटल है खत्म हो जाएंगे, और जो ग्रीन बीटल है वही बचे। इसका मतलब है कि ये जो है इनकी स्पीसीज बढ़ती जाएगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बिकॉज दे आर इन द फेवर ऑफ नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग। तो जो अपने आप को सर्वाइव करा पाएगा, जो फिट होगा, नेचर के अकॉर्डिंग होगा, वही सर्वाइव करेगा, वही आगे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया, ताकि आप समझ पाओ किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व कैसे करते हैं। जैसे जिराफ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जिराफ ने क्या किया, कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है, क्योंकि उसने कोशिश की। ठीक है, धीरे धीरे करके जनरेशन बाय जनरेशन इवॉल्व होते गए, इसी वजह से उसकी जिराफ की जो है गर्दन लंबी होती है, क्योंकि जो जमीन के आसपास के जो पेड़ थे या सब्ज थे वो उसके खत्म हो गए वहां पर, मतलब जो पत्तियां होती हैं, तो जो पेड़ लंबे पेड़ थे उनकी जो पत्तियां बची हुई थी, इस प्रकार से मतलब बोला जाता है, कहानी है। ठीक है, तो जिराफ ने कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, फूड के लिए, तो उसने और ज्यादा कोशिश की ऊपर की जो पत्तियों को खाने के लिए। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके जनरेशन बाई जनरेशन 100,000 ईयर में उसकी जो है गर्दन और लंबी होती गई, क्योंकि उसने कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो इसी प्रकार से उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। एक काइंड ऑफ एक स्टोरी है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस प्रकार से लोग अपने आप को बचा पाते हैं, अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं या अपने आप को बचा के रख पाते हैं, तो वही इवॉल्व हो पाते हैं आगे की जनरेशन। तो ये जो थ्योरी है इन्होंने सोसाइटी में यूज की, कि इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है उसी प्रकार से सोसाइटी भी इवॉल्व करती है। इस सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जो रिच हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं, और जो वीक हैं या जो कमजोर हैं, जो पुअर हैं, जो लेजी हैं, जो अनफिट हैं, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाते हैं, वो एलिमिनेट होते जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट दिए गए हैं। पहला तो ये है कि ऑर्गेनिक एनालॉजी के माध्यम से उन्होंने बताया, एक एनालॉजी उसकी, और जो मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, अडोप्ट होता है नए इन्वायरमेंट के अंदर, उसी प्रकार से सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही होती है, अडोप्ट करती है अपने आप। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे सोशल चेंज है, कल्चरल चेंजेस है, कल्चरल एवोल्यूशन है,